Hey guys, so I am JP here, and now today we are going to start a conversation on the subject as Bharat Nirmata. And this series, our first personality is MS Swaminathan Saab, who have contributed a lot in our Indian agricultural development, rightly called father of Indian Great Revolution. So we are going to talk more on the same personality. मित्रों, MS स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में भारत की एक महान प्रतिभा हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद जब भारत कुपोषण, गरीबी, भुखमरी, खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तो ऐसे समय में MS स्वामीनाथन साहब, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस से अध्ययन करके भारत में कृषि के लिए जो नई किस्में, गेहूँ हो, चावल हो या फिर अन्य किस्में हों, तो उनके लिए जो विकास, रिसर्च डेवलपमेंट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके, निसंदेह वो काफ़ी अमूल्य योगदान उनका है एज फार एज इंडिया इज फूड सिक्योरिटी कंसर्न। इन 1960 decade he contribute a lot to securing India's food security। तो मित्रों, हम इस लेक्चर में देखेंगे आगे कि किस प्रकार से उन्होंने भारत को एक कृषि, खाद्यान्न और अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की ओर योगदान दिया है। मित्रों, वर्तमान में वो चेन्नई स्थित अपने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को संचालित कर रहे हैं। वहाँ पर शोध और रिसर्च कार्य संपादित करवा रहे हैं। और आपको ये जानकर भी हर्ष होगा कि उनकी जो पुत्री हैं सौम्या स्वामीनाथन, वह WHO में यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं और भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं, जैसा कि इस चलचित्र में आप देख सकते हो। निसंदेह बहुत ही गौरव की बात। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि हाल में WHO की भूमिका कोविड-19 महामारी के संदर्भ में काफ़ी डबियस ढंग से देखी गई थी। निसंदेह उंगलियां भी उठी हैं और तथापि ये तो काफ़ी थोड़ा पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं भूमिका संदेह में तो थी। खैर, हम वापस अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। वैसे WHO के बारे में मैं बता दूं, यह 1948 में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासंघ की एक शाखा के रूप में कार्य करती है और विश्व में टीकाकरण हो, स्वास्थ्य देखभाल हो, प्राथमिक देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, ऐसे कार्यों को संपादित करती है। और ये इथोपिया जो देश है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, उसके टेड्रोस घेब्रेयेसस, इनका अजीब सा नाम है, इसके प्रमुख हैं। तो खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, एक मैक्सिको नामक देश है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो वहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग थे, वो है, तथा भारत से MS स्वामीनाथन, इन दोनों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जिस प्रकार से खाद्यान्न उत्पादन के लिए नई किस्मों को विकसित किया और कृषि के नए नए तरीकों को ईजाद किया, जिन्हें हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति पर हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हरित क्रांति के द्वारा भारत में जो उच्च उपज वाली फसलें हैं, सिंचाई के संसाधनों का विकास करके, पेस्टिसाइड्स का विकास करके, उर्वरकों का विकास करके खेती को संपादित किया गया। इससे क्या है कि हमारे जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई। गेहूँ है, चावल है, इससे हमें क्या है कि उससे पहले आयात करना पड़ता था, जिससे हमारी विदेश नीति को भी काफ़ी स्वतंत्र रूप से हम संचालित नहीं कर पाते थे। विशेषकर US वगैरह ये हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। तो जब हम खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, तो फिर हमने 1971 में, आपको पता है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो वो अपनी आत्मनिर्भरता के कारण ही संभव था। और दो हमारे प्रधानमंत्री, जिनमें श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी, इन दोनों का नीतिगत निर्माण में काफ़ी योगदान था। और बाद में इन वैज्ञानिकों ने MS स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो
यहाँ पर आप उनके योगदान को देख सकते हैं और उनको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनके इस योगदान के लिए काफ़ी सराहा गया है और उनको 1987 में एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया है, जो कि कृषि के क्षेत्र में एक नोबेल प्राइज़ की तरह समझा जाता है। निश्चित रूप से उनका योगदान सराहनीय है। और इसके साथ हम मित्रों आपको बता दें कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी हैं ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 2015 में इनका निधन हो गया, तो इन पे भी हम अलग से चर्चा करेंगे, एक लेक्चर का निर्माण करेंगे। और इन्होंने क्या है कि दुग्ध उत्पादन में भारत को जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया, किसानों को संगठित करने में, उनकी आय उपार्जन करने में निश्चित रूप से इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका की है, विशेषकर सहकारी जो समितियाँ हैं उनके विकास में। तो हम अपने लेक्चर पर पुनः वापस आते हुए देखते हैं। तो मित्रों, ये ग्रीन रेवोल्यूशन थी, इसमें मैं जैसे कि बता चुका हूँ, उच्च उत्पादकता वाले बीज हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, इंसेक्टिसाइड्स हुए, तो इनका यूज करके, सिंचाई का यूज करके उत्पादन को बढ़ाया गया था और प्रति जो हेक्टेयर है उत्पादकता उसको बढ़ाया गया था। इससे काफ़ी लोगों को श्रम, क्योंकि जाहिर सी बात है इस प्रकार की कृषि में काफ़ी श्रम की मांग होती है, तो लोगों को रोजगार भी मिला। वहीं दूसरी ओर इससे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी, तो लोगों में जो कुपोषण है, गरीबी है, वो उसमें भी कमी आई। और निश्चित रूप से विदेश नीति के, मैंने विदेश नीति है उसके बारे में बताया, वो भी प्रभावित रह सकी और स्वतंत्र निर्णय एक राष्ट्र के रूप में हम कर सके। तो इस प्रकार से हरित क्रांति ने भारत के जो राष्ट्र निर्माण एक प्रकार से कहें तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए हमने MS स्वामीनाथन साहब को इस पहले लेक्चर में चुना कि किस प्रकार से उन्होंने भारत का जो निर्माण है, एक राष्ट्र के रूप में प्रगति है, विकास है, उसको किस प्रकार से संपादित किया। तो निश्चित रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने ये जाना। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार इससे जहाँ कई फायदे भी हुए तो कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई और चुनौतियां भी इससे संबंधित हैं, जिनको कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहली समस्या तो इससे ये हुई कि काफ़ी रसायनों, खादों का उपयोग हुआ, तो इससे मृदा है उसकी उर्वरता में कमी आई और जैव विविधता है उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी हमारे जो गिद्ध वगैरह हैं वो काफ़ी गायब से हो गए हैं लगभग। काफ़ी सारी जो पॉलिनेशन यानी कि परागण प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो गई हैं। तो निश्चित रूप से जैव विविधता को काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। और प्रदूषण को भी इसने काफ़ी बढ़ाया है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो। हम देख सकते हैं कि नदियाँ किस प्रकार से, हालांकि उसमें अन्य कारण भी हैं, मसलन औद्योगिक बहिर्स्राव ETC। सो चैलेंज भी काफ़ी इसने उत्पन्न किए हैं, लेकिन एज ए होल देखा जाए तो कहीं ना कहीं खाद्य आत्मनिर्भरता, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में निश्चित रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्रों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम आज खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। आपको पता होगा, हाल में ही न्यूज़ में भी था कि हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है जो सरकार स्टोरेज करती है और PDS के माध्यम से, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वितरण करती है। तो हमारी जो खाद्य आवश्यकताएं उसके 3 गुना तक भंडार उपलब्ध हैं। और निश्चित रूप से यह बहुत प्रसन्नता की और उपलब्धि गर्व की बात है। और इसीलिए कुछ चावल का सैनिटाइजर्स बनाने के लिए कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सरकार ने अभी हाल में ही अनुमति भी दी है। तो ये, अब हम अन्य मुद्दे पर आते हैं कि भाई हमारे पास खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तो हासिल हुई, लेकिन अभी भी हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि कुपोषण और भूख इस प्रकार से मतलब अभी भी विद्यमान है कि मतलब जो लोग हैं उनको लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। मतलब भंडार भरे हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको वो भोजन है वो काफ़ी मतलब मिल नहीं पा रहा है, चावल हो, गेहूँ हो। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। दूसरी चीज़, यद्यपि एक जो होलिस्टिक डाइट लोगों को मिलनी चाहिए, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो भी काफ़ी हद तक नहीं हो पाया है और इसने समस्याओं को क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे
चावल और गेहूं तक तो लोगों की पहुंच है, लेकिन ये हरित क्रांति की वजह से इसने कुछ समस्याएं पैदा करती हैं, जैसे कि दालों का उत्पादन है उसमें भारी गिरावट देखी गई है, और भारत को विदेश से भी दालें आयात करनी पड़ती हैं। और दूसरी किस्मों की बात करें तो जैसे जो तेल उत्पादन वाली फसलें हैं, तो उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि तुम्हें पता है एमएसपी के द्वारा गेहूं और चावल की खरीद हो जाती है, इसलिए किसान उनको ही उत्पादन करना पसंद करते हैं, और तेल और दाल वाली फसलें हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं। मित्रों, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, उत्पादन में हरित क्रांति ने महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि की थी। ये ग्राफ उसी को चिन्हित करता हुआ। हम पुनः अपनी चर्चा को आकार देते हुए आगे बढ़ते हैं, और अन्य मुद्दों में इसमें बात करें तो जैसे कि कुपोषण, भुखमरी के बारे में हमने जाना। मित्रों, आपको भी ये भी पता होगा कि 2015 में जब संपूर्ण विश्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में सतत विकास लक्ष्य, यानी कि विकास को बिना पर्यावरण को विघटित करे हमें जो करना है उसको निर्धारण किए थे, तो उसमें गरीबी और भूख को समाप्त करना भी एक लक्ष्य था। तो मित्रों, इस बीच हमारे जो चर्चा में आया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये फिलीपींस नामक देश है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, साउथ चाइना सी के बगल में स्थित राष्ट्र, तो यहाँ पर स्थित है। और हाल में आपको ये भी पता होगा कि भारत के वाराणसी नामक शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत की कल्चरल राजधानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं, वहाँ पर एक चावल अनुसंधान केंद्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो खोला गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ऑफ पीएम ऑफ इंडिया ने उसका उद्घाटन किया गत वर्ष। तो निश्चित रूप से ये अच्छी चीज़ है, हमारे किसानों के लिए अधिक सहायता मिल पाएगी, उनके लिए अधिक अच्छी उत्पादकता वाली किस्में मिल पाएंगी, जो कि निश्चित रूप से बढ़िया चीज़। कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित रूप से लाभ तो किसानों को मिलेगा ही इससे। और आगे हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस संस्थान ने एक गोल्डन राइस नामक प्रजाति भी चावल की विकसित की है, जो कि तुम्हें पता है जैसे कुपोषण एक गंभीर बीमारी और विटामिन ए की लोगों में काफ़ी कमी होती है, जिसके कारण काफ़ी तरह की समस्या देखने को मिलती हैं। तो ये जो गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए की कमी को पूरा करता है और कुपोषण से लड़ने में काफ़ी मदद करेगा। बांग्लादेश आदि राष्ट्रों ने इसका सफल प्रयोग भी किया है कुपोषण को हटाने में। गोल्डन राइस, ओके। सो वंस अगेन दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्राफ इज showing how amount of production has increased. So this is the food prize we have already discussed. MS Swaminathan Saab awarded in 1987, and his contribution was immense as far as food security as humanity is concerned. So his work was recommendable. Okay, so now we are discussing about MS Swaminathan Research Foundation. Here is a logo. So it was established in 1988, or it completed 30 years in 2018. So now 32-year old this institution has become, and working from Chennai based office. So as a whole, Metro, so we are making this lecture in a bilingual manner, so both the English medium or Hindi medium student can understand the things in a better way. सो MS स्वामीनाथन साहब का जो रिसर्च फाउंडेशन है, इसने काफ़ी निश्चित रूप से बहुत योगदान दिया है। और आपको बता दें कि 2006-07 में यूपी फर्स्ट गवर्नमेंट दैट वाज लेड बाय मनमोहन जी साहब, वेल नोन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर RBI गवर्नर, MS Swaminathan Commission has recommended a lot of recommendation for improvement of the situation of farmers agriculture in our India. So one of recommendation we here early was डबलिंग फार्मर इनकम, किसानों की आय को दोगुना करना, जिस पर वर्तमान सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। तो ये MS स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व वाले किसान आयोग 2007 की एक प्रमुख अनुशंसा थी, और निश्चित रूप से इस पे काम हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी कार्य करना शेष। और मित्रों, आपको हम बता दें कि
कुपोषण एक जैसे कि एक चुनौती रही है, लोग अंतिम माइल तक भोजन की डिलीवरी करना एक कठिन कार्य रहा है। तो इस पे एम.एस. स्वामीनाथन साहब का नेतृत्व वाला ये संस्था एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन काफ़ी कार्य कर रहा है। मसलन लोगों तक कैसे भोजन पहुँचे, वो किस प्रकार से उनको बैलेंस डाइट तक पहुँच हो। और अभी मित्रों जैसे कि हरित क्रांति घटित हुई, लेकिन जिसके कुछ दुष्परिणाम हुए जिन पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए कि उत्पादन को सतत बनाए रखा जा सके, लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम किया जा सके। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो किस प्रकार से इसने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। तो इस संबंध में अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन का सिद्धांत, एवरग्रीन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का सिद्धांत एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने दिया है, जिसमें कि सतत तरीके से कृषि को हमें करना है और इसमें रसायनों का एक उचित युक्ति संगत उपयोग हो। और आपको पता भी होगा मित्रों, इसी दिशा में सरकार ने भी रसायनों खादों की जो कीमतें उनको रैशनलाइज युक्तिकरण करने की कोशिश की है, जिससे कि उचित उपयोग हो। क्योंकि सब्सिडी के माध्यम से सस्ता खाद मिलता है तो किसान उसका अंधाधुंध यूज करते हैं, जो कि प्रदूषण में उत्पन्न रिजल्टेड होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कुपोषण अभी भी हमारे लिए चुनौती है, और हम एक विश्व की क्षेत्रीय पावर विश्व शक्ति बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। और आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए हमें अपने लोगों, मानव संसाधनों को एक मजबूत बैकिंग देनी पड़ेगी। उनके लिए बढ़िया शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। तो इसी दिशा में ये एम.एस. स्वामीनाथन साहब का योगदान है वो काफ़ी इमेंस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 में लगभग 7 लाख लोग उचित पोषण की पहुंच न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो यह काफ़ी चिंतनीय तस्वीर है। और आपको पता होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि 2-3 संस्थाएं, जर्मन वेस्ट, US वेस्ट, तो उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। हमारी रैंक कोई बहुत अच्छी रही नहीं है, वहाँ पर लगभग हम 150 देशों के इंडेक्स में करीब 100 के बाद ही आते हैं। तो ये काफ़ी ग्रिम सिचुएशन है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार को और काम करना होगा इस पे अधिक चीज़ों को। और बीट ड्रिंकिंग वाटर, बीट सैनिटेशन पे काफ़ी काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन है जो डन रियली वेल एज फार एज क्लीनेस इज कंसर्न, गांधीयन प्रिंसिपल। In 2019 we have celebrated 150th century of Mahatma Gandhi, the father of nation, अहिंसा के पुजारी। So really, तो मित्रों हमने समझा कि किस प्रकार से चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो या फिर अन्य संस्थाएं हों, किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को और मजबूत तरीके से किसानों को, कृषि को वायबल यानी कि उनको बहनीय बनाने के लिए लोग कृषि को छोड़े नहीं, और इसको काम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को आसान करने की ज़रूरत है। विशेषकर फूड प्रोसेसिंग हो, जिससे लोगों के खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो। और इसमें एम.एस. स्वामीनाथन साहब का जो योगदान है अतुलनीय है। और जो एवरग्रीन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस दिशा में हमें बढ़ना होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति किस प्रकार से सुपर है, हर चीज़ से सुपर है। आज उसने किस प्रकार से कोविड-19 की वजह से has played havoc, which has caused a very huge loss of economic loss, human loss, etc. So guys, here it was a lecture on M.S. Swaminathan Sahab, on his contribution and how nation had developed. So in continuous series we will bring more lectures in this series, so please like and subscribe our channel New India Tutors, and please inform your family persons so they can get some knowledge from here. And we are improving our things constantly. Okay, Jai Hind, bye.